Hello guys, most welcome in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will study about an important topic financial decisions. फाइनेंशियल डिसीजंस में जो हमें आज का टॉपिक समझना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फंक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था और वो 3 पार्ट कौन कौन से थे? पहला था हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन और जो तीसरा था हमारा वो था डिविडेंड डिसीजंस। ओके, तो तीनों में ये हमने सबसे पहला जो टॉपिक है उसको लिया है। कुछ बुक्स में इसको सेकंड नंबर पर रख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इसको समझने के लिए पहले फाइनेंसिंग का मतलब समझेंगे कि फाइनेंसिंग होता क्या है, फिर डिसीजन का मतलब समझेंगे कि किस तरह से हमें डिसीजन लेना है। ओके, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब सीधे ये होता है कि कोई भी जब हमारा इंस्टीट्यूट हो, बिजनेस हो, कंपनी हो, जब हम उसके लिए रन करते हैं या उसको ग्रो करना होता है तो मनी मैनेजमेंट हम कैसे करें, ये फाइनेंस मैनेजर का पूरा वर्क होता है। तो फाइनेंस जो मैनेजर होता है वो फ्री होता है डिसीजन लेने के लिए कि वो डिसीजन ले तो कौन सा डिसीजन ले जिससे जो इंस्टीट्यूट है, बिजनेस है, उसका खर्चा कम से कम आए और जहां से उसने फंड्स को राइज किया है उस फंड्स को राइज करने में कॉस्ट में कमी हो। ओके, तो फाइनेंस जो मैनेजर होता है उसको ये डिसाइड करना है कि हाउ मच टू राइज फ्रॉम ओनर्स फंड, हाउ मच टू राइज फ्रॉम बोरोड फंड, क्योंकि 2 फंड होते हैं वहां पर, एक होता है ओनर्स फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। ओनर्स फंड का मतलब होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पूरा जिस पर होल्ड होता है, रिटेन्ड अर्निंग एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 2 ओनर्स फंड में आते हैं। एंड इसके अलावा जो फंड्स राइज किए जा सकते हैं वो फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ बॉन्ड्स एंड लोन टेकन ETC, इनसे भी फंड्स को राइज किया जा सकता है। तो दोनों में से हमारा कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा जो हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, बस उसी डिसीजन को हमें फॉलो करना होता है। और ये डिसीजन फाइनेंस मैनेजर अपने विवेक के आधार पर और अपना डिस्कस करने के आधार पर सारे पॉइंट्स को देखते हुए कि किस में हमें प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, किस में हमें क्या लॉसेस रहेंगे, किस में हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो ये फाइनेंस मैनेजर को अपना सोचना समझना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक और ये क्लियर कर दूँ टॉपिक कि जो ओनर्स फंड होता है उसमें किसी प्रकार का रीपेमेंट करना नहीं होता है, बट जो बोरोड फंड होता है इसमें हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है और आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड हमें इनको रीपेमेंट भी करना होता है। ओके, तो जब इनका हमें पेमेंट भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, तो फिर हम इस फंड से ये जो फंड्स है वो क्यों ग्रो करते हैं, राइज क्यों करते हैं फाइनेंस के लिए? दोस्तों इसलिए करते हैं क्योंकि इसका एक सिस्टम है जो अभी तक आपने हो सकता है ना पढ़ा हो। देखिए, एक जो मैं तरीका समझा रहा हूं इसको जरा थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रखते हैं EBIT। इसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, इसमें से लेस करना होता है हमें पहले नंबर पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को लेस करने के बाद में जो कुछ भी बचता है वो बचता है EBT, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से फ्रेंड्स घटाना होता है हमारे लिए क्या? टैक्स। और टैक्स को जब घटा देते हैं तो जो कुछ भी बचता है वो बचता है अर्निंग फॉर इक्विटी। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको समझना होगा कि हम जब बोरोड कैपिटल इशू करते हैं तो हमारा क्या बच जाता है? इंटरेस्ट तो जाता है, बट टैक्स से पहले ही हम उतना इंटरेस्ट पे कर देते हैं, तो यहां पर हमारा जो टैक्स है वो टैक्स बच जाता है। ओके, और टैक्स जब बच जाता है तो टैक्स पे करने के बाद में जो कुछ भी बचता है वो किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। अगर हम टोटल हम यहां से अगर फंड्स राइज करेंगे, हम यहाँ से अगर जितना भी फाइनेंस है उसे राइज करेंगे तो क्या होगा? EBIT में से इंटरेस्ट होगा ही नहीं, तो हमें टोटल यहाँ पर क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स होल अमाउंट पे करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में जो होता है वो क्या होता है कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो इतना मैक्सिमम नहीं होता है, वो लो ही रहता है। तो इसलिए शुरू में
टैक्स के दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो कंपनियां हैं, बिजनेस हैं, वो उन दोनों प्रकार के फंड्स का यूज करते हैं। ओके, सो गाइज आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था। EVIT में से पहले इंटरेस्ट घटाते हैं, फिर हमारा EVT बचता है, उसमें से लेस करते हैं टैक्स के लिए। तब अगर कहीं पर प्रीफरेंस भी है तो प्रीफरेंस को पहले यहाँ से घटाते हैं, इसके बाद में फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का बचा हुआ होता है। ओके, तो यहाँ पर फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसे डिसीजन लेना होता है कि वो कितना ओनर्स फंड से राइज करे और कितना बोरोड फंड से राइज करे। ओके, अब इन दोनों को जो सोर्स हैं, दोनों सोर्स को यूज करने में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको और अच्छे से समझिएगा। पहला देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजंस में पहला हमारा है कॉस्ट ऑफ राइजिंग फाइनेंस, यानी जो हम फाइनेंस को इकट्ठा कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी है ये भी अफेक्ट करता है। जिसमें अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो क्या करेंगे, हम इसको चूज करेंगे। अगर इसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो हम इधर को चूज करेंगे। तो दोनों में से इनकी कॉस्ट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार से फ्लोटेशन को मार्केटिंग आप समझ लीजिएगा कि जब हम मार्केट में इनके लिए अपने जो भी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनके लिए जब हम इशू करते हैं तो वहाँ पर ये देखना होता है कि उनको इशू करने में, सेल करने में कितना कॉस्ट आ रहा है। ओके, इस पर भी ये डिपेंड करता है। थर्ड इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और तीसरा हमारा है कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो किसमें कितनी आ रही है, ये भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, और वहाँ की कैपिटल मार्केट कैसी है। कैपिटल मार्केट का मतलब है कि वह मार्केट जिसमें शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं एंड बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों का परचेज एंड सेल्स किया जाता है, तो वहाँ का कैपिटल मार्केट कैसा है। नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसिडरेशन, यानी वहाँ पर कंट्रोल कंसिडरेशन किस तरह का है, ये भी अफेक्ट करता है फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए। कैश फ्लो पोजीशन, किसी भी इंस्टीट्यूट की, बिजनेस की, कंपनी की कैसी है, इस पर भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इज रिस्क रेट, यानी वहाँ पर रिस्क रेट क्या है, इन दोनों में से किस में रिस्क ज़्यादा है, इस पर भी ये डिसीजन लेने में देखना होता है कि रिस्क रेट है या नहीं है तो कितना है। क्योंकि यहाँ पर ओनर्स फंड में तो रिस्क है, समझ लीजिएगा कि मालिकों का ही है, लेकिन जब बोरोड फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना है, रीपेमेंट भी देना है, तो ऐसे में देखना होता है कि रिस्क रेट कितना है। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसके लिए, फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपने समझा, समझ में बिल्कुल आ गया होगा। और टॉपिक को शॉर्टली और क्लियर कर दूं, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल फंक्शन 3 पार्ट में डिवाइड था। पहला था हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस, दूसरा था हमारा इन्वेस्टमेंट, तीसरा हमारा था डिविडेंड डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में ये देखा जाता है कि जो हम फाइनेंस राइज करना है वो कौन से फंड से करें, यानी ओनर्स फंड से करें या बोरोड फंड से करें। ओनर्स में इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग है, और बोरोड में क्या क्या है, डिबेंचर्स हैं, लोन टेकन है, बॉन्ड्स हैं, अदर सिक्योरिटीज हो सकती हैं, अदर कंपनीज में इन्वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों फंड्स में हम चूज जब करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, तो फाइनेंस मैनेजर का ये वर्क होता है कि वो अपना नॉलेज, विवेक लगा करके चूज करे, लेकिन उसकी जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है उस पर भी बहुत सारी जो बातें हैं वो डिपेंड करती हैं। लेकिन इनको अफेक्ट करने के काजेस कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो ये मैंने यहाँ पर 7 हेडिंग्स में लिख दिए हैं। इनको समझ करके ये डिसीजन लिया जाता है। ओके, कौन कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ राइजिंग फाइनेंस है, फ्लोटेशन कॉस्ट है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट है, कंट्रोल कंसिडरेशन है, कैश फ्लो पोजीशन है, रिस्क रेट है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।